जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है चिर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए सावित्री जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू सोनल को वैसे तो अपनी सास की कराह सुनाई दे रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। सावित्री जी शायद फोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी सोनल के तन बदन में आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था उसका। मोबाइल चलाते हुए उसके पति नीरज ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं, इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो कविता बहू, कविता भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि कविता भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। ओह, तो ये बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा है क्या? ना ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब सोनल और ज्यादा चिढ़ गई थी। नीरज भी बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों सोनल को अपनी जेठानी कविता से शुरू से ही चिढ़ होती थी, जबकि कविता ने कभी अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया था। कविता सोनल से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब कविता का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन सोनल ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। सावित्री जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज सुनकर नीरज ने सोनल को झकझोरते हुए उठाया। सोनल, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी हैं। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए सोनल बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। सावित्री जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। कविता बहू तो रोज फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही सोनल बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। सावित्री जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें सोनल का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए दो फुलके बना दिए। अगले दिन सोनल की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, कविता भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार सोनल भाभी आ गई है तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद पूजा बोली। 2 दिन बाद पूजा वापस जा रही थी
तो सावित्री जी सोनल से बोली, छोटी बहू, पूजा ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। कविता होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। सोनल मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस मिलने आई थी। कहकर पूजा ने बात को टालना चाहा, लेकिन सावित्री जी को सोनल से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम्हें और कविता में फर्क करती हूँ। हर वक्त कविता बहू क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने पूजा की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त कविता बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप पूजा की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। नीरज को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी कविता बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकालकर नीरज को पकड़ा दिए। ये बात भी जब नीरज का काम चल पड़ा तो नीरज ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर सोनल की नजरें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन कविता मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज सोनल के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान नजर आ रहा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।